So before we go ahead to the next topic, as I've told you in the last lecture कि हम वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे जो जो कॉन्सेप्ट हमने कल कवर किए। तो इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में हीट ट्रांसफर नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था। इट विल बी अ वेरी क्विक रिवीजन, तो सबका ध्यान 100% यहाँ होना चाहिए। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ हीट ट्रांसफर। As you already know, heat always flows from higher temperature region to lower temperature region. Heat can flow from higher temperature region to lower temperature region via three different ways, three different methods. एक है conduction, एक है convection और एक है radiation. हमने कल डिटेल में देखा था कंडक्शन, तो हम वापस एक बार कंडक्शन को बहुत फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। So the first mode of transfer of heat is conduction. इस केस में नॉर्मली कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, तो इस केस में हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है। एंड एज यू नो कि सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, इट इज ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। द डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स सेम, किसी भी दो पार्टिकल में डिस्टेंस सेम होगा और स्मॉल होगा। और ऑलरेडी एज यू नो कि ये जो पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन। अब अगर मैं इसके एक एंड को हीट करता हूँ, लेट अस से एंड ए इज हीटेड, तो इस लोकेशन पे, ए लोकेशन पे जो पार्टिकल्स है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल वाइब्रेट फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो जब वो विथ मोर एम्पलीट्यूड वाइब्रेट होंगे, दे कोलाइड विद द नेक्स्ट नेबर्स। तो नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगा, एंड व्हेन दे कोलाइड विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स, दे ट्रांसफर देयर एनर्जी, एंड देन दिस particular particle starts vibrating with more amplitude, and in the process it collides with the next neighbor. ऐसा करते 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 कोलिजन के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। सो कंडक्शन इज द प्रोसेस of transfer of heat from one end to the other end of the rod without actual bodily movement of the molecules of the particles. Particle खुद एनर्जी लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं गया, particle is transferring energy to the next particle and to the next particle and to the next particle. तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है थ्रू collisions, correct? Good. Then as I told you, if you remember, of course जो मटेरियल हीट कंडक्ट करेगा दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो नहीं कंडक्ट करेगा इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड नॉर्मली गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने देखा था व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिफाइंड समथिंग कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। थर्मल कंडक्टिविटी ये एक पैरामीटर है जो हमको बताता है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली इज अ मेजर ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, वैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। सो अगर कोई मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू भी हाई होगा। So good conductors of heat have large values of thermal conductivity, and bad conductors of heat have low values, small values. Then we have defined something called as temperature gradient. अगर आपको याद है, मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट का एग्जांपल आपको पहले भी दिया था जब हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे। मैं वापस आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर ग्रेडियंट का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जब आप पोजीशन चेंज करते हो तो पोजीशन चेंज होने की वजह से टेम्परेचर में कितना चेंज हो, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ रॉड एट A end is at temperature T1 and B end is at temperature T2. Let us say the distance between these two ends is x. तो the fall of temperature, fall क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि A से B जाते हुए टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। So the fall of temperature with distance, the fall of temperature with distance from hot end to cold end is defined as temperature gradient. तो ये है T1 minus T2 by x। इसको क्या लिखते हो तुम, dt by dx। तो T1 minus T2 dt अपॉन dx टेम्परेचर ग्रेडियंट का डेफिनेशन था। फिर हमने देखा था अगेन
नेक्स्ट टॉपिक क्या था, याद है क्या आपको? लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या था? लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समझने के लिए हमने एक क्यूब कंसिडर किया था। इंस्टेड ऑफ अ रॉड वी टेक अ क्यूब, तो वी हैव अ क्यूब। ये जो क्यूब है, इसके जो दो फेसेस हैं, दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। उसमें से जो एक फेस है लेफ्ट साइड वाला, उसको टेम्परेचर T1 रख देते हैं, ए फेस। ये टेम्परेचर कितना है? T2, बी फेस। और दोनों में डिस्टेंस कितना है? x। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर। तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्पेसिफाई कि T1 बड़ा कि T2 बड़ा। तो लेट अस इमेजिन T1 इज ग्रेटर देन T2, सही। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? A टू B या B टू A टू बी। अब A टू B जब हीट फ्लो हो रहा है तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमको ये बताता है कि एग्जैक्टली कितना हीट फ्लो हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, द हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लॉजिकली सोचो, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो हो पाएगा। तो द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम एंड A टू एंड B, मतलब हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। Number two, amount of heat flowing from end A to end B, from phase A to phase B, is directly proportional to difference in temperature between the two phases. Number three, जितना ज़्यादा टाइम के लिए तुम हीट मेजर करोगे उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा। तो हीट फ्लोइंग फ्रॉम one phase to another phase is proportional to time for which the heat is flowing. And number four, it is inversely proportional to the perpendicular distance between the two phases. बराबर, it is inversely proportional to perpendicular distance between the two faces. तो इन चारों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, अब इसके आगे से आई विल रन लाइक अ बुलेट ट्रेन, फास्ट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रिवीजन क्लास। सो Q is proportional to A T1 minus T2 into T by X. तो Q equals to some constant of proportionality K, which is called as coefficient of thermal conductivity. A T1 minus T2 into T by X. Where K is a constant of proportionality known as coefficient of thermal conductivity. पक्का पक्का। यहाँ से आपको K मिल जाएगा, K आ जाएगा आपका QX अपॉन A T1 माइनस T2 बाय इंटू स्मॉल t। अब ये नया पैरामीटर है तो इसके ऐसा यूनिट निकालते आने चाहिए। तो ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज हीट इज इन जूल, दिस इज इन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर में एक मीटर कैंसिल हो गया तो मीटर, और ये क्या है? केल्विन। और ये क्या है? सेकेंड। तो मीटर केल्विन सेकेंड। दिस इज नॉट MKS, दिस इज जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। नहीं तो रीड करने वाला ऐसा रीड करेगा जूल अपॉन MKS। इट इज नॉट MKS सिस्टम, इट इज जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, डिग्री नहीं होता है। तो यू हैव टू नो दिस, दिस इज इन केल्विन। पक्का पक्का, गुड। देन इफ यू वांट डायमेंशंस भी वर्कआउट कर सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बताया नहीं था, तो अभी बता देता हूँ कि डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं। K के डायमेंशन निकालने हैं तो K इज एनर्जी, जूल, राइट। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? M1 L2 T minus 2। X इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L raised to 1 अपॉन एरिया क्या होता है? L raised to 2। टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर इज टेम्परेचर। अब T लिख नहीं सकते, वो टाइम में रिजर्व है। K लिख नहीं सकते क्योंकि K थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल है, तो थीटा लिखोगे, थीटा रेज टू 1, और टाइम इज T रेज टू 1 अगेन। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। तो L2 L2 कैंसल, M1 L1 T minus 3 एंड थीटा -1। ये हो गया आपका coefficient of thermal conductivity का डायमेंशन। I don't know if I have given in the notes or not, but anyways you should be able to derive it. है तो क्लियर? पक्का। इसके बाद अगर आपको याद होगा, हमने coefficient of thermal conductivity डिफाइन करने के लिए coefficient of thermal conductivity का फॉर्मूला यूज किया था। इस फॉर्मूला में हमने x की वैल्यू 1 कर दी थी। x की वैल्यू 1 मीटर करना मतलब ये जो दो फेसेस है दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। उसके बाद एरिया की वैल्यू हमने ले ली थी 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो एरिया है वो यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस हमने ले लिया था 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों फेसेस में जो
डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में या डिग्री सेल्सियस स्केल में सेम होता है, टेम्परेचर सेम नहीं होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर सेम होता है। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस लिख भी रहा हूँ तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। पक्का, गुड। और टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग इज ऑल्सो 1 सेकेंड। इसका मतलब सिर्फ Q को छोड़ के बाकी सारा क्या कर दिया, 1। अब लॉजिकली अब बोलोगे कि हाउ डू वी रिमेंबर दिस। नहीं, मुझे बताओ लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी तुमको बताता क्या है अल्टीमेटली, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। वही तो लिख रहे हो ना, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस। तो अल्टीमेटली जब तुम लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में बात ही कर रहे हो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो की, तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो को छोड़ के बाकी सबको 1 कर देना। तो बाकी सबको 1 कर दिया तो के की वैल्यू क्या आ गई। अब सिर्फ इसको इंग्लिश में लिखना है, कैसे लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया की वैल्यू 1 थी, हाँ, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, बराबर, करेक्ट। और ये हीट फ्लो कितने टाइम के लिए था, फॉर 1 सेकेंड। और ये दोनों फेस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। So coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat flowing for 1 second between two faces, opposite faces having unit area which are at a distance of 1 meter and having a temperature difference of 1 degree Celsius। हो गया डिफाइन, हो गया डिफाइन, वेरी गुड। इसके बाद अगर आपको याद होगा, इसमें हमने हीट करंट नाम का एक टॉपिक और देखा था, इफ यू रिमेंबर। इट इज वेरी इजी, इलेक्ट्रिक करंट पता है तो हीट करंट पता है। इलेक्ट्रिक करंट तुम डिफाइन करते हो चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, राइट। सिमिलरली यहाँ पे डिफाइन करते हो हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है Q का, इसमें सिर्फ जो टाइम राइट हैंड साइड में है उसको उठा के यहाँ रखो, तो Q बाई टी क्या बन जाएगा, के ए टी वन माइनस टी टू बाई एक्स, के ए टी वन माइनस टी टू बाई एक्स। इसको बोल देते हैं हीट करंट, और इसका सिंबल चेंज करके सिर्फ पी कंडक्शन लिख देते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट चार्ज अपॉन टाइम का, हीट करंट हीट अपॉन टाइम है, पर यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में कितना हीट फ्लो हुआ, दैट इज हीट करंट। डिनोट किससे करते हो, पी कंडक्शन, क्यू बाई टी इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू बाई एक्स, बराबर। अब क्योंकि तुमको करंट पता है तो तुमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ ही जाएगा। तो हमने डिफाइन किया था समथिंग कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, डेल्टा वी इक्वल टू पाई आर। तो इसका मतलब R इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई, करेक्ट। और वैसे अभी याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बिटवीन टू पॉइंट इफ एंड ओनली इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट नेवर फ्लोज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सेम पोटेंशियल। सिमिलरली हीट नेवर फ्लोज इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू पॉइंट्स इज सेम। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। इसका मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ही हीट फ्लो होगा। तो कंपेयर करोगे, यहाँ पे डेल्टा वी है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, राइट। तो थर्मल के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा टी, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे, इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे कौन सा करंट, हीट करंट। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। सिंपल लॉजिक। Thermal resistance is nothing but the ratio of difference in temperature to that of heat current, to that of heat current. So it is delta T by P conduction. अब ये delta T by P conduction अगर आपका ध्यान है तो ये है P conduction, ये है K A by X, और ये कौन है, delta T है। तो यहाँ से
डेल्टा टी बाई पी कंडक्शन कौन है, एक्स बाय के ए, कौन है, एक्स बाय के ए, तो ये है एक्स अपॉन वॉट, के। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% श्योर। एक्स बाय के ए, यहाँ भी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना इस टर्म पे, यू हैड क्यू अपॉन टी इक्वल टू व्हाट, के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एक्स। इस एक्स को यहाँ ले जाता हूँ, के ए को भी शिफ्ट कर देता हूँ, टी वहां गया, गया क्या, पक्का पक्का, श्योर श्योर। टी माइनस टी वन माइनस टी टू अपॉन क्या आएगा, क्यू। तो एक्स अपॉन के ए क्या है, टी इंटू टी वन माइनस टी टू अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा टी इंटू टी वन माइनस टी टू बाय व्हाट, क्यू। तो दो फॉर्मूला बन गए थर्मल रेजिस्टेंस की, पक्का श्योर। अभी रिवीजन का रिवीजन, सिर्फ फॉर्मूला, सिर्फ मुझे फॉर्मूला आपसे पता करके लेना है। तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो एवरीथिंग नाउ, तो यू शुड गाइड मी थ्रू। According to law of thermal conductivity, the heat flowing between two opposite faces of a cube is directly proportional to area. Directly proportional to difference in temperature. Directly proportional to time. Inversely proportional to distance. और जो constant होता है वो क्या है, K. Coefficient of thermal conductivity. Very good. तो यहाँ से coefficient of thermal conductivity हमको मिल गया था QX upon A T1 minus T2 into T। अब मुझे ऐसा यूनिट बताओ, इमीडिएटली बताओ, हाँ, जूल पर मीटर पर केल्विन पर, एक्सीलेंट, यू पीपल आर टू गुड। अब मुझे बताओ इसका डायमेंशन, m1 m1 l1 t माइनस 3 थीटा माइनस 1, एक्सीलेंट, वेरी गुड, m1 l1 t माइनस 3 थीटा माइनस 1, सही है, गोइंग गुड। टेल मी व्हाट इज हीट करंट का फॉर्मूला डायरेक्टली, Q बाई टी, एक्सेलेंट। अब Q बाई टी बताओ यहाँ से बताओ, हाँ, के ए डेल्टा टी बाई एक्स, गुड, ठीक है, डेल्टा टी इज टी माइनस टी टू, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी बाई पी कंडक्शन, हाँ, लेकिन उसका फाइनली क्या है, एक्स अपॉन, और क्या आया, स्मॉल टी टी वन माइनस अपॉन क्यू, वेरी गुड। तो इस टॉपिक पे इसके बाहर, इन सब फॉर्मूला के बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, तो इतना पता होना चाहिए, राइट, गुड। तो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी, बेसिकली कंडक्शन। अब हमको देखना है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हम डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे थर्मल कंडक्टिविटी यूज करते हैं, बहुत जगह पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठीक है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप लोग बहुत बिजी रहते हो, आई अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कोर्स स्टडी एवरी डे, लेकिन ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसने अपने घर में बर्तन भी देखे नहीं होंगे, है क्या ऐसा कोई, नहीं देखे ना, वेरी गुड। तो घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स जैसे कुकर हो गया, तो इफ यू हैव नोटिस्ड, उस कुकिंग यूटेंसिल का पूरा बॉडी इट इज मेड अप ऑफ सम मेटल, सही है, सिर्फ हैंडल छोड़ के, हैंडल भी मेटल का होता है, उसके ऊपर क्या लगाते हो, इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर। क्यों लगाते हैं, अगर नहीं लगाए तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, एंड देन इफ यू हाथ लगा दिया गलती से, तो योर हैंड विल बर्न बेसिकली। तो रिमेंबर, you know which type of material do we use there, that black material, रबर मेल्ट हो जाएगा, रबर कहाँ लगाने चले, टेफ्लॉन, आर यू श्योर, प्लास्टिक टू सम एक्सटेंट, यस, अ वैरायटी ऑफ प्लास्टिक। तो वो मटेरियल क्या है, वो तुम चेक करोगे, फिर गूगल करना है आपको, तो यू विल नो व्हाट इज दैट मटेरियल एंड व्हाई इज दैट मटेरियल। वो जो पूरा बॉडी है वो मेटालिक होता है, क्यों, क्योंकि अगर वो मेटालिक बॉडी नहीं है, तुमने उसके अंदर कुछ डाल दिया गर्म करने के लिए, बनाने के लिए, और तुमने गैस के ऊपर रख दिया, पहली बात तो हीट
गैस से अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि जो बॉडी है इट हैज़ टू बी कंडक्टिंग, हीट का कंडक्शन होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे वो यूटेंसिल का बॉडी कौन से मटेरियल का बनाना चाहिए सो दैट द हीट इज कंडक्टेड इजीली। फिर यू आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ थिंग्स, यू नो स्टील का नहीं होता है नॉर्मली, नॉर्मली नहीं होता है, राइट। तो कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स, बिकॉज ऑफ अल्टीमेटली बर्नर से हीट अंदर जाना चाहिए, बट आर प्रोवाइडेड विथ हैंडल्स ऑफ बैक कंडक्टर। बट ऑब्वियस, क्योंकि जब तुम उस यूटेंसिल को उठाओगे तो तुम्हारा हाथ जलना नहीं चाहिए, इसके लिए सिंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, heat can be easily conducted through the base of utensil. The handle of utensil made up of bad conductor of heat, for example ebonite है या wood है, so that they cannot conduct heat from the utensil to our hands. Number two is a very good application. Thick walls are used in the construction of cold storage rooms. आप में से कुछ लोग अगर फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हो तो उनको पता होगा यू नीड टू हैव कोल्ड स्टोरेज। पता है क्या कोल्ड स्टोरेज? नहीं पता? व्हाट इज कोल्ड स्टोरेज? डोंट नो कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज बेसिकली ऐसे चेम्बर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहे, सो दैट जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो लंबे टाइम तक सस्टेन करना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए वो, उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। वहाँ पे एसी नहीं लगानी पड़ती है हमको, यू कैनॉट पुट एवरीथिंग इन एयर कंडीशन, यू हैव टू हैव अ स्टोरेज जिसके अंदर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विल बी मोर और लेस सेम। तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें नॉर्मल वाला ब्रिक नहीं चलता है, वो थोड़ा सा थिक होता है ब्रिक। तो वो थिक जो ब्रिक है वो क्यों होता है? क्योंकि वो थिक ब्रिक जो यूज़ करते हो इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बाहर का हीट अंदर नहीं आता। तो थिक वॉल्स आर यूज्ड, thick walls मतलब walls are made up of bricks, so thick bricks are used in construction of cold storage rooms. Brick is a bad conductor of heat, so it reduces the flow of heat from the surrounding to the rooms. अब कई जगह पे ये जो ब्रिक है वो हॉलो ब्रिक यूज करते हैं। हॉलो हॉलो मतलब अंदर मटेरियल नहीं है, एयर है लेकिन सॉलिड मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर सॉलिड होता तो सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन। तो मे बी इवन दो इट वॉज अ थिक ब्रिक, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर हो जाता है, थोड़ा सा, नॉट मच। और अगर हॉलो लिया, हॉलो तो अंदर एयर है, ब्रिक के अंदर क्या है? एयर, और एयर ये और भी पुअर कंडक्टर है हीट का। तो अगर हमको और ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो हम लोग जो ब्रिक यूज करते हैं कौन सा करते हैं? हॉलो। स्टिल बेटर हीट इंसुलेशन is obtained by using which bricks? Hollow bricks. Air being a poor conductor than a brick, it further avoids the conduction of heat from outside. वैसे अभी गर्मी आ ही रही है, ऑलमोस्ट वी आर इन समर्स। विंटर्स के दिन में आजकल तो वी आर इन 21st सेंचुरी, तो हम हर किसके घर में लगभग वाटर फिल्टर होता ही है। तो वाटर फिल्टर से हम लोग डायरेक्टली पानी भर के पी लेते हैं, लेकिन गर्मी में क्या करते हैं? मटके में भरते हैं। क्यों? मटके में क्यों भर के रखा? और मटके का पर्टिकुलर मटेरियल यूज होता है क्यों? स्टील, हमारे पास वो मटका तो स्टील का भी बनता है ना, स्टील का भी होता है और मट्टी का भी होता है, तो कौन सा यूज करते हो तुम? हाँ, व्हाई व्हाई मेड अप ऑफ मड? बिकॉज दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो लो है, बाहर का हीट अंदर नहीं जाता है, so that the temperature inside मतलब the temperature of water remains low। तो इसके लिए वो यूज होता है। उससे भी ज़्यादा अभी हमारे इधर कल ही देखा मैंने, गोले का सीजन आ गया। आइज नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ तो एनीवेज, आइज में ऊपर से दुनिया भर का सिरप डाल के मीठा मीठा, एनीवेज वंस इन अ व्हाइल इज ओके। तुमको पता है वो जो गोले वाले होते हैं वो बर्फ किस में रखते हैं पता है? हाँ, थर्माकोल, राइट। लेकिन थर्माकोल में रखने से पहले जब ट्रांसपोर्ट होता है इंडस्ट्री से वहां तक, वो किस में बांध के लाते हैं? गुनी, है ना? उसको इंग्लिश में गनी बैग बोलते हैं, जिसको हम मराठी में या हिंदी में गुनी बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज बोल्ड, सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल।
चलो हिंदी की बात कर लेते हैं। हाँ, गोनी गनी जो भी है। तो वाई वाई दैट पर्टिकुलर बैग, क्योंकि वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नहीं तो अगर बाहर का हीट अंदर गया, वो फैक्ट्री से बर्फ निकला था यहाँ तक आते तो मेल्ट हो गया। पानी पानी रे। also they add chemicals also add होते हैं उसमें anyways. So you have to know this to prevent ice from melting. It is wrapped in a gunny bag. A gunny bag is a poor conductor of heat and reduces the heat flow from outside to the ice. Moreover, ठीक है, बाकी का तुम स्किप कर सकते हो, बट सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मोर ओवर एयर फिल्ड इन द इंटरस्पेसेस ऑफ अ गनी बैग। मैंने अभी बताया एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। और जो गनी बैग है उसमें छोटे छोटे जो यूसी गैप्स होते हैं ना, इंटरस्पेसेस बोलते हैं, उसमें एयर है। और एयर खुद क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इट फर्दर अवॉइड्स द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड, राइट। और थर्माकोल में भी इसीलिए रखते हैं बिकॉज थर्माकोल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इनफैक्ट जो तुम वाटर बॉटल्स लाते हो, नॉट दिस वन बट यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉटल्स। एक तो थर्मस फ्लास्क होता है। थर्मस फ्लास्क का नाम ही आया, उसके अंदर थर्माकोल होता है। तो आउटर बाउंड्री एंड इनर बाउंड्री के बीच में जो स्पेस है उसमें पता है क्या भरते हो, थर्माकोल। फॉर द सेम रीजन, अगर अंदर हॉट ड्रिंक रखोगे तो वो हॉट रहना चाहिए सो दैट हीट कैन नॉट कम आउट। अदर वे राउंड इज ऑल्सो ट्रू। अगर अंदर तुमने कोल्ड ड्रिंक भर दिया तो बाहर का हीट अंदर नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर थर्माकोल भी यूज होता है कभी कभी। यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन नोट्स में कितना लिखा है वो छोड़ दो, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट वे में समझा देता हूँ। यस, अगेन इस पे 11th में क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। व्हाट इज कन्वेक्शन? जैसे कंडक्शन में आपने बोला, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल बॉडीली मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। वहां पे एक पार्टिकल ने कोलिजन के थ्रू दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर किया, तीसरे ने चौथे को ट्रांसफर किया, खुद पार्टिकल एनर्जी लेके नहीं गया। करेक्ट। इन केस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मोस्टली इन लिक्विड्स एंड गैसेस, इसलिए इसको फ्लूइड्स बोलते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस कॉमनली आर नोन एज फ्लूइड्स। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट इन सॉलिड्स, और कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन fluids, liquids and gases, in which there is actual movement of the particles. तो यहाँ पे हीट खुद पार्टिकल एक जगह से लेके कहाँ जाएगा, दूसरी जगह पे। so convection is the process of transfer of heat, is the process of transfer of heat from one point to another, of course from one point of higher temperature to another point of lower temperature to another, by actual moment, by actual moment जिसको तुम बॉडीली मोमेंट बोलते हो, मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द पार्टिकल्स। गुड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने पहले भी बताया था, अगर मुझे किसी लिक्विड को हीट करना है, जैसे वाटर हो गया या फिर फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, तो उस केस में व्हाट यू डू इज, एक कंटेनर में, ऑफ कोर्स दिस कंटेनर हैज टू बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसमें आप लिक्विड भर देते हो, उसको एक बर्नर के ऊपर लगा देते हो। बर्नर इज द सराउंडिंग विच इज, इफ यू रिमेंबर, सराउंडिंग का एक नाम भी था, मैंने बताया था, सिस्टम छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हो, सराउंडिंग्स। और इसका और एक नाम है एनवायरनमेंट, क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सराउंडिंग से हीट कहाँ ट्रांसफर होगा, लिक्विड को, लेकिन पहले थ्रू द बेस ऑफ द यूटेंसिल। और ये यूटेंसिल का बेस क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्शन होने के लिए तो हीट पहले बर्नर से कहाँ गया, बेस के पास, बेस से कहाँ गया, लिक्विड के पास। और ये जो लिक्विड है इसके पास हीट आने के बाद जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पहले बेस के साथ कांटेक्ट में है उनको हीट मिलता है, और हीट मिलने की वजह से डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ने से दे बिकम लाइट एंड देन दे स्टार्ट गोइंग अप, अपवर्ड्स, राइट। और जो ऊपर मॉलिक्यूल्स थे वो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर
कम है कंपेयर टू नीचे, तो दिस आर कोल्ड मॉलिक्यूल्स, दे सेटल डाउन और फिर नीचे आके हीट रिसीव करेंगे एंड दे गो अप। तो यहाँ पे प्रोसेस कैसा हो रहा है कि बॉटम से मॉलिक्यूल्स हीट लेके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, एंड देन दे टेक हीट एंड दे अगेन गो अप, और ऊपर के मॉलिक्यूल वापस से कम डाउन। तो दिस इज हाउ बेसिकली कन्वेक्शन वर्क्स। अब एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कन्वेक्शन का। अब वो एप्लीकेशन में आया नहीं आया वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है तो यू शुड नो दिस। देखो अभी इंडिया में तो हम लोग नॉर्मली रूम हीटर्स यूज करते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एवरेज टेम्परेचर इज बेसिकली ऑलवेज अबव 22-23। हमारे सिटी में तो कम से कम इससे ऊपर ही रहता है, तो हम लोगों को यहाँ पे रूम हीटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमको एसी की ज़रूरत पड़ती है। हैव यू एवर थॉट कि एसी एक हाइट पे ही क्यों लगाया, नीचे क्यों नहीं लगाया? इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। अब क्या होता है, जो एसी है, एसी यूनिट के जस्ट पास में जो एयर है ना, एसी यूनिट के जस्ट पास में जो एयर है, वो एसी यूनिट उस एयर में से हीट निकाल लेता है, हीट एक्सट्रैक्शन होता है। वो एग्जैक्टली कैसे होता है, वो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर 12, उसमें हम सीखेंगे हाउ डज योर गाड़ी का इंजन वर्क, हाउ डज रेफ्रिजरेटर, वो रेफ्रिजरेटर बाय द वे, एसी एंड रेफ्रिजरेटर बोथ आर सेम थिंग्स। सिर्फ रेफ्रिजरेटर छोटे चेंबर को कूल करता है और एसी बड़े रूम्स को कूल करता है, दैट इज ओनली डिफरेंस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रेफ्रिजरेटर ही है। तो एसी यूनिट के जस्ट पास में जो एयर है ना, वहां से हीट एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब एसी उस एयर से हीट निकाल के बाहर थ्रो करता है, जहाँ कंप्रेसर लगा के रखते हो। तो वो एयर क्या हो गया, कोल्ड, और कोल्ड एयर का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कोल्ड एयर कहाँ आता है, नीचे, राइट? पक्का? इसलिए उसको ऊपर लगाना है ना, नीचे लगाओगे तो एयर और नीचे जाएगा ना, फिर बोलोगे एसी ठंडा नहीं कर रहा। तो एसी ठंडा कैसे करेगा, तुम्हारा लॉजिक ही गलत है। उसको लगाना था हाइट पे, तुमने लगा दिया नीचे बेस पे, कैसे ठंडा करेगा? क्योंकि कोल्ड एयर विल ऑलवेज सेटल डाउन, करेक्ट? गुड। फिर बाकी भी चीजें होती है उसमें, सिर्फ एयर कोल्ड करना इज नॉट वन थिंग, उसके अंदर फैन लगाना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, जो एसी यूनिट के बिल्कुल नीचे बैठा है उसी को हवा मिलेगी ठंडी, तो उसमें क्या लगाते हो, फैंस। तो फैन का काम क्या होता है, ब्लो करना, एयर को थ्रो करना। पक्का? पक्का 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 पक्का? ध्यान है ही नहीं क्लास में, नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल। हीटर का काम उल्टा होता है। हीटर, रूम हीटर, ये बाहर का हीट अंदर सप्लाई करते हैं एयर को। वो कहाँ ज़रूरत होती है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे टेम्परेचर -10 -5 डिग्री सेल्सियस में जाता है, तो दे हैव टू हीट द रूम इनसाइड, तो बाहर का हीट लेके अंदर। तो और अभी देखा तुमने, अगर हीट दे दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं कि नीचे आते हैं, ऊपर। इसलिए हीटर कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे। नहीं तो हीटर लगा दिया ऊपर, एसी लगा दिया नीचे, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। हाँ, अब कुछ कुछ कंट्रीज में सिंगल एसी यूनिट में हीटर भी होता है, मतलब तुम उसको ठंड में एज अ हीटर यूज कर सकते हो और गर्मी में उसको एज अ एसी यूज कर सकते हो। वो प्रोसेस क्या है, वो ऊपर ही लगाना पड़ेगा आपको, नीचे नहीं लगा सकते। उसमें क्या करते हैं वो, उसमें बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ब्लोअर लगा देते हैं, क्योंकि अगर एयर मॉलिक्यूल्स को हीट मिल जाए तो वो कहाँ जाएगा, तो वो गैस एयर और ऊपर जाएगा ना। तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ब्लोअर लगा देते हैं। ब्लोअर मतलब फैन, वो फैन गर्म हवा को कहाँ थ्रो करेगा, नीचे। तो वो 2 in 1 काम हो सकता है। तो लेट अस सी, इन्होंने भी क्या एप्लीकेशन दिए हुए हैं, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम। ये मैंने तुमको अभी बता दिया, अभी बताया, हीटिंग एंड कूलिंग इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस, है ना? तो अभी मैं इसको रीड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू हीटिंग एंड कूलिंग में कन्वेक्शन यूज होता है। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ट्रांसफार्मर वापस तुमको 12th में लगने ही वाला है। यू नो व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर बाय द वे? मेरे को बताना मत क्यों पिक्चर आया था, हाँ, वो बॉलीवुड पिक्चर, सॉरी हॉलीवुड, ट्रांसफार्मर वो नहीं। व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर? नो, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, नाम नहीं सुना तुमने ट्रांसफार्मर? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी मूवी। ट्रांसफार्मर, डिप्पी सुना है, डिप्पी?
वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए एक बड़ा यूनिट होता है, कभी कभी बीच में ब्लास्ट हो जाता है, फिर बोलते हैं डिप्पी उड़ गया, वो डिप्पी होता है ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफार्मर, पहले वो समझ लो। ट्रांसफार्मर में बेसिकली, चलो ठीक है एग्जैक्ट वर्किंग तो तुम 12th में सीखोगे, ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि ट्रांसफार्मर में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। तो जो ट्रांसफार्मर यूनिट होता है ना, उसको हम एक चेंबर में रखते हैं जहाँ पे लिक्विड है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट हो रहा है वो ट्रांसफार्मर का हीट लिक्विड को पास होगा, और लिक्विड को पास होने की वजह से कन्वेक्शन के थ्रू, ड्रॉ ही कर देता हूँ, ड्रॉ करूंगा तो ज़्यादा समझेगा। ट्रांसफार्मर में बेसिकली देखो क्या है, अगेन कुछ लोग को सीधी बात समझ में नहीं आती, और आई हैव टोल्ड यू, आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस लास्ट 15 डेज, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगा दिया है मैंने। आई विल नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ फॉर सम पीपल हु आर हियर जस्ट टू क्रिएट केओस। तुमको बातें करनी है थ्रूआउट, वैसे भी अपना सिलेबस 12वीं 11वीं का ख़त्म होने में 5-6 दिन है, उतना ऑनलाइन कर लेना। नहीं पढ़ना तो इधर मत आओ मेरे को, तो मत डिस्टर्ब करो तुम लोग, 2-3 लोग ही है, एंड आई अच्छे से आइडेंटिफाई यू विथ योर नेम्स। दिस इज अ सॉफ्ट वार्निंग, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गिव यू एनी वार्निंग। तो इसमें बेसिकली एक चेंबर, नॉट अ चेंबर बट अ मेटालिक फ्रेम और एल्यूमिनियम फ्रेम और अ मैग्नेटिक फ्रेम होता है, जिसमें यू हैव वाइंडिंग्स। अब एग्जैक्ट क्या होता है वो जब ट्रांसफार्मर सीखेंगे तब देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल उसका पॉइंट नहीं है, अभी सिर्फ हमको समझना है कि हीट कैसे यहाँ से बाहर जाएगा। इसमें होते हैं 2 वाइंडिंग्स, एक को बोलते हो प्राइमरी वाइंडिंग, एक को बोलते हो सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। अब जो भी ट्रांसफार्मर का वर्किंग है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यू नो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस है, याद है क्या, इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो वहाँ पे आयोन्स क्या होते हैं, वाइब्रेट हो रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है किसके साथ, आयोन्स के साथ, उसमें क्या जनरेट होता है, हीट। इसका मतलब ट्रांसफार्मर के वर्किंग में कहीं तो करंट पास हो रहे हैं और वहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, हीट। अब हीट जनरेट हो रहा है तो ये हीट को डिसिपेट भी करना पड़ेगा, हीट को निकालना पड़ेगा। अगर हीट निकलेगा नहीं तो फिर ऑफ कोर्स देयर विल बी डैमेज टू दिस ट्रांसफार्मर। तो ये हीट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ट्रांसफार्मर को एक चेंबर में भर देते हैं, उस चेंबर में लिक्विड होता है, या तो फिर इस ट्रांसफार्मर के सराउंडिंग में एक चेंबर होता है जिसमें लिक्विड होता है, क्योंकि डायरेक्टली तुम लिक्विड में भर भी नहीं सकते इसको, इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे, तो कैसे लिक्विड में डालोगे, तो इसके बाजू में एक चेंबर है जिसमें लिक्विड है। अल्टीमेटली माई पॉइंट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हो क्या रहा है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ लिक्विड। अब जब हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होता है वाइंडिंग्स में, जहां करंट पास हो रहा है ना वहां पे होता है हीट जनरेट। अब ये हीट जो जनरेट हो रहा है इसको मुझे सिस्टम से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, लिक्विड। तो ये जो हीट जनरेट हुआ वो पहले लिक्विड को मिला, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने हीट रिसीव किया, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हीट रिसीव करके बाहर की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं, थ्रू विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन। और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ आएंगे, वेरी गुड। तो ये हॉट मॉलिक्यूल्स बाहर गए, कोल्ड मॉलिक्यूल्स अंदर आए, और इन्होंने ये हीट बाहर ट्रांसफर कर दिया एयर को, करेक्ट। तो दे टेक द हीट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड देन गिव इट टू एयर, पक्का। और ये जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वापस अंदर आए, फिर हीट रिसीव किया, फिर बाहर गए और बाहर दे दिया। दिस इज हाउ यू कैन यूज कन्वेक्शन फॉर कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। वैसे रीड कर देता हूँ आपके लिए, ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वाइंडिंग्स, अभी बोला मैंने, ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर enormous heat is produced, therefore transformer is always kept in a tank containing oil। तो ट्रांसफार्मर को हमने एक टैंक में रखा जिसमें क्या है, ऑयल है। द ऑयल इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसफार्मर बॉडी हीट्स अप, तो जो ऑयल ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में वो हीट अप हो जाएगा, हीट्स अप, क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट। अब कन्वेक्शन करंट क्या होता है, ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, इसको बोलते हो कन्वेक्शन करंट। इट इज जस्ट द हीट फ्लोइंग आउटवर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट जनरेट होगा। द वार्म ऑयल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूलर टैंक, तो यहाँ पे बाहर
और एक टैंक लगा के रखा है उन्होंने। वो डिपेंड करता है, हर बार नहीं होता बाहर टैंक, डिपेंड करता है कितना हीट जनरेट होने वाला है। छोटा ट्रांसफार्मर है ना तो डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर, इसके बाद डायरेक्ट एटमॉस्फेयर है। बड़ा ट्रांसफार्मर है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होने वाला है, तो यहाँ पे और एक कूलिंग टैंक होता है फिर। तो द वार्म ऑयल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूलर टैंक, गिव्स हीट टू इट एंड डिसेंड्स टू द बॉटम। हीट देके, हीट लेके बाहर आए, हीट दे दिया, फिर वापस कहाँ है, अंदर। कहाँ है, अंदर। बस उन्होंने बॉटम बोला है, हम बोल रहे हैं आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। यहाँ इमेजिन करोगे अगर, तो हीट लेके ऊपर जाएगा और हीट देके कहाँ आएगा, नीचे। नीचे मतलब कहाँ आएगा, बॉटम। बस वही लिखा है, डिसेंड्स टू द बॉटम। इट अगेन वार्म्स अप टू राइज अपवर्ड। This process is repeated again and again. The heat of transformer body is thus carried away by convection to the cooler tank. Done. This is how cooling of transformers work. पक्का पक्का। तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जो हीट है वो हम लोग डायरेक्ट 12th में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ डिफाइन करके दिया है, विच इज रेडिएशन। तो वो आपको पूरा का पूरा नहीं, वो आई एम टेलिंग यू, वो सिर्फ तुमको समझाने के लिए कि रेडिएशन क्या है। बाकी रेडिएशन से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू रेडिएशन, वो चारों 12th में आपको केटीजी एंड रेडिएशन के साथ। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ऐसा लिख के दिया होगा उधर, in which heat is transferred from one point to another with the help of electromagnetic waves. जैसे सन से अर्थ तक हीट आया थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड यू नो सन और अर्थ के बीच में इंटरवेनिंग मीडियम हुआ या नहीं हुआ, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड। तो रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच नॉट नेसेसरली रिक्वायर मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम नहीं हुआ तो भी हीट आता है। और किसके फॉर्म में आता है, ईएम वेव्स। किसके फॉर्म में आता है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी या फिर फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन with the help of which waves, EM waves, with the help of which waves, EM waves। और इस प्रोसेस में हॉट बॉडी से या फिर हॉट रीजन से कोल्ड रीजन तक जब हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो जो इंटरवेनिंग मीडियम है, तो वो इंटरवेनिंग मीडियम हीट नहीं होता है। तो विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, ऐसा लिखा होगा कहीं। बाकी बस आपको थोड़ा सा बता दिया कि व्हाट इज रेडिएशन, सो ऑन सो फोर्थ। डिटेल ऑफ रेडिएशन ये आधा चैप्टर है आपका डायरेक्ट 12th में, तो वो तब देखेंगे विच आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेडिएशन। सिर्फ पता होना चाहिए रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ये पता होना चाहिए। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में जब हीट आ रहा है थ्रू EM वेव, तो जो बीच का मीडियम है वो हीट अप नहीं होता। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ये 2 चीजें तुमको बस पता होना चाहिए, बाकी डिटेल्स वी विल सी ऑफ कोर्स इन पार्ट ऑफ 12th। अब लास्ट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगेन जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में दिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसको हम सिंपल कर देंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जहां जहां पे न्यूटन वर्ड आया ना, बी केयरफुल। बहुत सारे जगह पे न्यूटन का, ऑफ कोर्स न्यूटन वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट वाज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2/r²। ग्रेविटेशन, the force of attraction between two masses m1 and m2 is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। last but one bench, ध्यान नहीं है तुम्हारा। देन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आएगा अलग से 12th में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो तुम देख ही चुके हो। और फिर ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, और इसके बाद हमेशा याद रहेगा। ध्यान दोगे तो याद रहेगा, इसके आगे सारे फॉर्मूला अपने आप बन जाएंगे। ठंड के दिनों में, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस दिस, ठंड के दिनों में नॉर्मली वी टेक शॉवर विथ वार्म वाटर, हॉट वाटर यू कैन से। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी गर्म करते हैं। जितना ज़्यादा पानी गर्म करोगे उतना जल्दी ठंडा होगा। इसके लिए पेरेंट्स आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस दे नॉर्मली टेल यू, अरे गर्म पानी के साथ थोड़ा ठंडा पानी मिक्स कर दो।
फिर हम सोचते हैं क्या लॉजिक है, ऑलरेडी ठंड है, फिर गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करने के लिए बोल रहे हैं, बट दे आर साइंटिफिकली करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो हॉट बॉडी है वो हॉट वाटर है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे है, लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस, लेट अस से 80 डिग्री सेल्सियस, और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग इट इज़ वेरी कोल्ड, लेट अस से 5 डिग्री सेल्सियस, लेट अस से 5 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस बोला मैंने? 5, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो गया? 75। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, बिटवीन द बॉडी एंड द, उतना फास्ट हीट लॉस होता है। उतना फास्ट क्या होता है? हीट लॉस, राइट। तो अगर मैंने वो 80 डिग्री हॉट पानी में थोड़ा सा कोल्ड पानी मिला दिया और मान लो 80 डिग्री को 60 डिग्री पे ले आया, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर नाउ? 60, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? स्टिल 5, व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? 55। तो अभी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज लेस, तो अब वो हॉट वाटर ज़्यादा टाइम तक हॉट रहेगा। करेक्ट। सेम थिंग यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस विद चाय। गरम गरम चाय बना के रख दिए, आए 2 मिनट के बाद ठंडा हो गया, हाँ, क्योंकि टी वॉज एट रियली हाई टेम्परेचर, सराउंडिंग वॉज एट रियली लो टेम्परेचर, तो इसलिए फास्ट कूलिंग होता है उसमें। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पहले तो डिफाइन कर लेंगे वर्ड्स में। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है किसका? बॉडी का और सराउंडिंग का, उतना ही रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है? ज़्यादा है। तो कैन आई से द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सराउंडिंग एंड द बॉडी। पक्का? तो पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। इट स्टेट्स दैट rate of loss of heat is directly proportional to the difference in temperature between the body and its surrounding, between the body and its surroundings. पक्का पक्का? गुड। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। Q इज हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब कौन? dq बाय dt। मैथमेटिकली इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dq मतलब हीट लॉस, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी। लेट अस से बॉडी का टेम्परेचर थीटा है और थीटा 0 पता है क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर है। क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। तो थीटा इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी and theta 0 is temperature of the surrounding. पक्का पक्का? गुड। वन इन ग्रीन, men in green, last bench. What is Newton's law of cooling? बताओ। What is Newton's law of cooling? The rate of loss of heat is directly proportional to difference in temperature between the body and its surroundings. पक्का? ये सिंपल तरीका है लिखने का। अब आपके बुक्स में कैसा लिखा जाता है थोड़ा वो भी सुन लो, वो तो बंद ही कर दो आप। पर इवन इन 12th, क्योंकि ये टॉपिक वापस 12th में रिपीट होने वाला है आपका। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वापस 12th में आएगा। उधर कैसे लिखते हैं? द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू excess of temperature of the body over its surrounding. Excess of temperature of the body over its surrounding. What is the meaning of excess? Extra. किसका एक्स्ट्रा टेम्परेचर? बॉडी का। किसके कंपेरिजन में? बोलने का मतलब वही था, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। तो जहां भी देखोगे आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स surrounding। मतलब the rate of loss of heat is directly proportional to the difference in temperature between the body and its surroundings। करेक्ट। अब अगर मैं ये proportionality का साइन हटाता हूँ
तो क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब वो सम कांस्टेंट को जो भी नाम देना है दे दो। मैंने यहाँ के लिखा तो तुम इसको, इस के को कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी से कंफ्यूज मत करना, वो कंडक्शन में होता है। यहाँ पे हम लोग रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो एक काम करो, इसको सी लिख दो, सम कांस्टेंट। अभी और गड़बड़ है फिर, सी तो मोलर स्पेसिफिक हीट था। इसलिए जो भी कांस्टेंट लिखो थोड़ा सा याद रखो कि ये सी लिखा तो ये स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये के लिखा तो ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, इट इज सम कांस्टेंट। पक्का पक्का। इक्वेशन नंबर 1 सही है। व्हाट इज dq by dt? रेट ऑफ लॉस ऑफ heat, rate of loss of heat. Do you remember heat equation? Yes, excellent. Tell me what is heat equation? ms ms delta t, मतलब mst, I will say mst. पक्का पक्का, श्योर श्योर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो dq by dt, m कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ना बॉडी का, स्पेसिफिक हीट तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, बॉडी का मटेरियल तो था वही है, पानी तो पानी होगा ना, कि पानी टेम्परेचर बढ़ने के बाद शरबत बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं। वेरी गुड। तो dt बाई dt। अब आपको t और स्मॉल t में कंफ्यूजन हो तो इसको थीटा बोल देना, क्योंकि टेम्परेचर था कि नहीं। तो वो आपके ऊपर, नोटेशंस यू विल डिसाइड व्हाट टू यूज, राइट। तो dq बाई dt क्या आ गया, ms d थीटा बाई dt। लेकिन dq बाई dt खुद क्या था, k इंटू थीटा माइनस थीटा 0, हाँ कि ना। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो क्या इक्वेशन बनेगा, ms d थीटा बाई dt, ms d थीटा बाई dt इक्वल्स टू k थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट। देयरफॉर d थीटा बाई dt इक्वल्स टू व्हाट, k बाय ms थीटा माइनस थीटा नॉट। सही है। व्हाट इज कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, another constant, constant into constant, another constant. Mass is constant, specific heat is dependent on the type of matter which is constant, constant upon constant, another constant। तो ये पूरा क्या बन गया, तो d थीटा बाई dt क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0, बराबर। अब पहले तुम क्या बोल रहे थे, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स, हाँ कि ना। वो इक्वेशन, हीट इक्वेशन यूज करने के बाद क्या बन गया, d थीटा बाय dt। व्हाट इज थीटा हियर, टेम्परेचर। तो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ d थीटा बाय dt, चेंज इन टेम्परेचर, फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इसको। तो अभी स्टेटमेंट तुम वापस से लिख सकते हो एक अलग तरीके से, ये करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग, पर अल्टरनेट स्टेटमेंट भी बनता है। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्यों बोला, अगर बॉडी हॉट है और सराउंडिंग कूल है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, हाँ, तो फॉल हो रहा है कि गेन हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, मतलब हर सेकेंड में कितना टेम्परेचर फॉल होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, या फिर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग। तो अल्टरनेटिवली आप लिख सकते हो स्टेटमेंट के फॉर्म में, इट स्टेट्स दैट व्हाट डज इट स्टेट, व्हाट इज d थीटा बाय dt, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कोर्स ऑफ अ बॉडी। वो तो नॉर्मल बात है कि बॉडी की बात हो रही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। ये एक्सेस लिखना, नहीं तो ये एक्सेस लिख के आ जाओगे। व्हाट इज एक्सेस, सुजुकी एक्सेस, वो नहीं, दिस एक्सेस इज बेसिकली having permission to use something, that access, ACCESS, is permission to use something, है ना। I have access to computer, मतलब you can use computer, और ये access मतलब extra, is directly proportional to excess of temperature
ऑफ अ बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग। बस दोनों सेंटेंसेस लिख के दे दिए, दोनों एक एक बार फ्रेम कर लिया। एक बार बोल दिया प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, और एक बार बोल दिया एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग्स, राइट। तो याद रखना अब इसके बाद से इफ यू आर इनटू विंटर्स तो कोई भी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीटअप कर दोगे ना, उतना ही जल्दी कूलिंग हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब हर सेकेंड में बॉडी कितना हीट लॉस कर रहा है वो डिपेंड करता है कि बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। हायर द डिफरेंस फास्टर इज द कूलिंग। तो वहां से हमको पहला इक्वेशन मिला था dq by dt, dq by dt is proportional to what? Theta minus theta 0. What was theta? Temperature of body. What was theta 0? Surrounding temperature. तो फिर हमने यहाँ पे लिखा था dq by dt equal to some constant k, theta minus theta 0, k some constant। फिर हमने हीट इक्वेशन यूज किया था which is ms theta। टेम्परेचर को मैं T नहीं बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ। तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा dq by dt विल बी इक्वल टू ms d थीटा बाय dt। वैसे जब डेरिवेटिव लेते हो तो तीनों टर्म का डेरिवेटिव लिया जाता है प्रोडक्ट, लेकिन उसमें m और s क्या है? कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। तो यहाँ से तुम्हारे को मिल गया इक्वेशन नंबर 2। पक्का पक्का। देन you have from 1 and 2, from 1 and 2, from equation number 1 and 2, ms d theta by dt equal to k theta minus theta naught। तो d theta by dt equal to k by ms theta minus theta naught। This is a constant। इसका मतलब d theta by dt is proportional to theta minus theta naught। ये थीटा टेम्परेचर है, ये टाइम है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर फॉल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग, या तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। पक्का पक्का, गुड। तो दिस इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो भी टॉपिक मैंने छोड़े हैं वो डिलीटेड है। मैं नोट्स में से डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी साल इंक्लूड कर लेते हैं, फिर मुझे वापस नोट्स को पूरा रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है दे आर नो मोर इन योर सिलेबस। उस पर कोई क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन के टाइम को थ्योरी बता दूंगा मैं, बट फिलहाल तो इट इज़ नॉट देयर।